Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSAT रीजनिंग पेपर। तो आज हम इसमें UPSC CSAT 2018 के रीजनिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? इसमें तीन कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है? पेन इज लेस देन पेंसिल, ओके। दूसरी क्या कंडीशन है? पेंसिल इज लेस देन बुक, एंड थर्ड कंडीशन क्या है? बुक इज ग्रेटर देन कैप। तो हम क्या कहें, तीनों के कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन टाइप की हम बना लेंगे। अब हम क्या कहेंगे, तो पेन कंडीशन क्या है? पेन इज लेस देन पेंसिल, ठीक है। अब अगर पेंसिल का कंपैरिजन हमने पेन से कर दिया, पेंसिल का कंपैरिजन बुक से करेंगे तो क्या है? पेंसिल इज लेस देन बुक, और बुक का कंपैरिजन कैप से करेंगे तो इज ग्रेटर देन कैप। हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो कंडीशन दे रखी है ऑप्शन में उनको कंपैरिजन करके उसका आंसर हमें बताना है। पहले क्या कंडीशन दे रखी है? पेन इज ग्रेटर देन कैप। अब हम बात करेंगे तो पेन क्या है हमारा, ये पेन है। यहाँ पर पेन तो पेंसिल से भी छोटा है, और पेंसिल मेरी बुक से भी छोटी है, और बुक कैप से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये, अगर ये इसके कंपैरिजन में छोटा है, और पेन पेंसिल के कंपैरिजन में छोटा है, और पेंसिल बुक के कंपैरिजन में छोटी है, और हमारी जो बुक है वो कैप से बड़ी है। बट अगर जब कभी भी दो साइन इस तरह के आ जाए कि लेस देन वाले और ग्रेटर देन वाले, तो हम यहाँ पे जो हमारे उससे पहले का जो साइन है उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि पेन तो इसमें हमारा कंडीशन है, पेन इज ग्रेटर देन कैप। तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी, बिकॉज क्योंकि हमारा पेन जो है इसमें सबसे छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, पेन इज लेस देन बुक। तो देखो ये तो कंडीशन है, क्योंकि पेन इज लेस देन पेंसिल और पेंसिल इज लेस देन बुक है, तो भाई इसके कंपेरिजन में तो पेन जो हमारे बुक से छोटा ही होगा। तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट है। अब इक्वल का साइन दे रखा है कि पेंसिल इक्वल टू कैप। तो देखो पहले ही था कि हमारा जो पेन जो होगा वो लेस देन कैप के होगा, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा ये भी सी भी रॉन्ग है। और पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप, तो देखो पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप है, ये भी कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैप जो है ना बुक के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन हमारी बुक जो है पेंसिल के कंपैरिजन में बड़ी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 6 आइटम्स, रीड द इंफॉर्मेशन गिविंग बिलो एंड आंसर द 6 आइटम्स। अब उसके बाद में इसने कहा है कि एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन के व्याप पर हम क्या करेंगे, हमारे जो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 6, उसको हमें क्या है सॉल्व करना है, ओके। इन्फॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं हम। इसमें क्या ए बी एंड सी आर स्टूडेंट, अच्छा 4 स्टूडेंट दे रखे इसने, ए बी एंड सी। दे आर स्टडिंग इन द 4 डिफरेंट सिटीज, वो क्या है 4 अलग अलग सिटीज में पढ़ते हैं, पी क्यू आर एंड एस, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। अच्छा जरूरी नहीं है कि इसका ऑर्डर यही हो कि ए बी सी डी जो है ना पी क्यू आर एस सिटीज में ही पढ़ते हो, उनका ऑर्डर अलग भी हो सकता है, ओके। बट इस चारों सिटी के अंदर ही ए बी सी डी जो है ना चारों सिटी के अंदर पी क्यू आर एस के अंदर ही पढ़ते हैं। दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, अब क्या है कि वो स्टडी करते हैं, एक साइंस कॉलेज में पढ़ता है, एक आर्ट में पढ़ता है, एक कॉमर्स में पढ़ता है, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। अब जरूरी भी नहीं है कि इनका ऑर्डर यही हो। विच आर सिचुएटेड इन द 4 डिफरेंट स्टेट, अच्छा अब 4 जो सिटी हैं वो 4 अलग अलग स्टेट में भी हैं, एक गुजरात में है, एक राजस्थान में है, एक असम में है, और एक केरला में है। अब क्या क्या रखा है, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें दे दिया। अब वे फर्दर इट इज गिवन दैट, अब कुछ कंडीशन दी है इसने, 1 2 3 4 5 5 कंडीशन दी है। 5 कंडीशन क्या दी है कि डी इज स्टडिंग असम, डी जो है वो असम में पढ़ता है। आर्ट कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इन राजस्थान, आर्ट कॉलेज जो है वो एस सिटी में है जो राजस्थान के अंदर है, ओके। ए इज स्टडिंग इन द कॉमर्स कॉलेज, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है, ओके। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी जो है सिटी क्यू में पढ़ता है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, और साइंस जो है वो केरला के कॉलेज में है। हम क्या करेंगे, इन पांचों इन्फॉर्मेशन के जरिए से हेल्प से हम क्या करेंगे, पांचों इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे हम टेबल बना लेते हैं। तो क्या है कि देखो हम देखते हैं, अगर स्टूडेंट है, ओके। अब उसमें क्या स्टूडेंट में क्या 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 दे रखा है, हमें हमें सिटी भी दे रखा है, ओके।
कि वो कहाँ पढ़ते हैं, वो सिटी में पढ़ते हैं। ओके जी, सिटी भी। अच्छा, सिटी में क्या है, कॉलेज है, और कॉलेज कहाँ है, किसी स्टेट में। ये हम पे क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब इसके बिहाफ पर इसने क्या देखा, स्टूडेंट कितने, 4 हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, अब इसने क्या करा, पहले क्या है, डी इज स्टूडिंग आसाम। देखो डी स्टूडेंट है, जो कहाँ पढ़ता है, वो आसाम के अंदर। तो हम ये लिख लेंगे स्टेट में, आसाम में। ओके, पहली वो हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आर्ट कॉलेज है, जो कहाँ है, एस सिटी में है और राजस्थान के अंदर है। यानी कि एस सिटी के अंदर हमारा आर्ट कॉलेज है, और आर्ट कॉलेज का है हमारा राजस्थान के अंदर है। ओके, तो अभी हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा स्टूडेंट उसमें पढ़ता है, आगे की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स। ए क्या है हमारा, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है, तो हम कह देंगे ए हमारा क्या है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। ओके जी, अब क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू। अब बी जो हमारा सिटी, यानी कि सिटी आ गया, उसमें क्यू में हमारा पढ़ता है। ओके जी, हमारी ये फोर्थ इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। अब क्या है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। साइंस कॉलेज जो है वो क्या है हमारा, केरला के अंदर है। ओके जी, अब देखो पहले एक चीज अगर हम देखेंगे, हमारा ये कॉमर्स है, कॉमर्स का मैं स्टेट नहीं मालूम, हमारे क्या है, डी असम में पड़ता है। अब ये हमारी जो होगी एस कॉलेज और राजस्थान, ये तीनों की इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे में ना हो, इनकी एक ही में होनी चाहिए। तो देखो अगर हम एक देखेंगे तो कॉलेज कॉमर्स है, सिटी नहीं मालूम, स्टेट नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ पे आर्ट है। अगर क्यू देखेंगे, इस वाले स्टूडेंट बी के अगर देखेंगे तो देखो क्यू, सिटी हमारी क्यू है, लेकिन सिटी यहाँ पे कौन सी हमारी एस है। तो इस इन्फॉर्मेशन के जरिए से, कौन सी, इस इन्फॉर्मेशन के जरिए से हम देखो यही हमारा 3 कॉलम खाली है, यानी कि एस सिटी में और आर्ट कॉलेज है। ओके, और हमारे क्या है, राजस्थान के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी फिल हो गई। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। अब साइंस कॉलेज है, अब देखो हमारे ये क्या है कि ये राजस्थान हो गया सिटी स्टेट, और ये हमारा असम हो गया। उसके बाद में अब ये दोनों बचते हैं। अगर इसमें देखेंगे कि साइंस कॉलेज कहाँ है, केरला में, तो देखो ये तो कॉमर्स आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, साइंस क्या है, यहाँ पे आएगा, जो हमारे क्या है, केरला सिटी के अंदर है। ओके, अब क्या बची है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बची है। देखो अब अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो हमारे उसने 4 स्टेट दे रखे थे, केरला, राजस्थान, असम, देखो गुजरात भी दे रखा सकते हैं, ठीक है ना। अगर पीछे देखेंगे हम तो उसने क्या, देखो ये हमारा गुजरात भी दे रखा है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, गुजरात आ गया। ओके, अब हम कॉलेज की बात करें, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, तो देखो एक हमारा स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो देखो एक स्टूडेंट था हमारा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, देखो ये जो होगा मेरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब हमारी क्या देखो, अब उसके बाद में हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस हमारे क्या, पी क्यू आर एस, 4 सिटी थे। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो भी बचे सिटी, तो देखो यहाँ पे हमारा पी भी हो सकता है और यहाँ पे हमारा आर भी हो सकता है, क्योंकि उसने दिया नहीं है। यहाँ पे हमारा पी भी हो सकता है और यहाँ पे हमारा आर भी हो सकता है। ओके, अब ये हमारी टेबल बन गई। इस टेबल के बिहाफ पर, इस टेबल के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था, ए इज स्टडिंग इन। अब कह रखी कि भाई ए हमारा कहाँ पे स्टडी करता है, राजस्थान, गुजरात, सिटी क्यू या केरला। तो अब देखो एक की अगर बात करें तो एक क्या है, कॉमर्स कॉलेज है और गुजरात में हमारा स्टडी करता है। ओके, तो हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट। बहुत ईजी था, बस क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है और एक टेबल बना लेनी है, और टेबल के व्याप में हम क्या है कि जो इसमें 6 क्वेश्चन पूछा, वो 6 के 6 हम क्वेश्चन आराम से दे देंगे, उसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। अगर साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, अब देखो साइंस कॉलेज की बात कर रहे हैं कि साइंस कॉलेज कहाँ पे था, तो टेबल को देख लें। अब देखो साइंस कॉलेज की बात करें तो देखो ये हमारा साइंस कॉलेज, अब ये कहाँ पे था, ये हमारा ये सिटी क्यू में है, ठीक है, और केरला स्टेट में है। तो देखते हैं साइंस, अब सिटी की बात करेंगे तो सिटी क्यू, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सी इज स्टडिंग इन, देखो सी क्या रखा है कि सी की इन्फॉर्मेशन में क्या रखा है, साइंस कॉलेज, राजस्थान, गुजरात और सिटी क्यू। तो देखो इसको देखते हैं, सी में क्या है, देखो एस सिटी में है, आर्ट में है और राजस्थान में है। तो एस, आर्ट और राजस्थान, ये देखते हैं हम।
तो देखो इसमें क्या है कि राजस्थान दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर बी इज करेक्ट। देखो कितना सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। ओके, बस क्या है कि एक बार हमें टेबल बना लेनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये कह रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, अब ये कह रखा है कि डी जो है हमारा सिटी एस में नहीं पड़ता है। तो कोई इस टेबल को फिर दोबारा देखते हैं। अगर डी की बात करें तो डी, अगर सिटी की बात करेंगे तो भाई सिटी कौन सा आना चाहिए, टी या आर आना चाहिए, यानी कि वो एस में स्टडी नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ये क्या है, इसका आंसर डी इज करेक्ट। ओके, इसके अब इसी से अगर आगे हम इसके ऑप्शन देखेंगे कि ये इज स्टडिंग सिटी कॉलेज, नहीं भाई ये सिटी कॉलेज वो साइंस कॉलेज में पढ़ता है, नहीं ये कॉमर्स में पढ़ता था। ए स्टडिंग केरला, नहीं भाई ये क्या था, गुजरात का था। पीछे हम क्या है कि पीछे वाली इन्फॉर्मेशन को हम टेबल को देख लेंगे। देखो ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था और वो गुजरात स्टेट में जो पढ़ता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग क्या है, तो देखो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कर रखा है। देखो ये है हमारा डी है, तो डी स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, जो आसाम के अंदर है, और सिटी या तो पी रहेगा या आर रहेगा। तो आप देखते हैं हमारा कि इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उसमें डी स्टूडेंट डी है वो पढ़ता है और असम में है। तो आगे देखते हैं, सी इज स्टूडेंट देयर, नहीं भाई इंजीनियरिंग कॉलेज का डी में पढ़ता था। बी स्टूडेंट, नहीं बी नहीं था। अब देखो ये इट इज लोकेटेड गुजरात, नहीं गुजरात में नहीं था, किसमें था, आसम में था। डी इज स्टडिंग इन देयर, हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है, क्यों क्या है कि हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट था वो डी में था। ठीक है, डी स्टूडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सी का ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ये क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड असम। अब भाई इफ देख लेना है कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज असम में था। अब देखो जी, ये देखो डी है, इंजीनियरिंग कॉलेज था, असम के अंदर था। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन सही है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को सबसे पहले अपने एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को टेबल में हम फॉर्म कर लेंगे, तो हमारे ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इजी था। अगर कोई भी इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब देखो एक पैटर्न दे रखा है ये वाला, विच इज द नंबर एट, इस वाले नंबर को मैं बताना है कि ये वाला नंबर क्या आएगा इन द अबव पैटर्न, इस वाले पैटर्न में ये वाला नंबर क्या आएगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तरह से इसने एक पैटर्न टाइप का दे रखा है, यानी कि ये रो में चीज दे रखी है हमारी। ओके, और ये हमारी इसने क्या है, कॉलम में चीज दे रखी है। भाई ये हमारा कॉलम है। तो अगर हम इस रो और कॉलम के जरिए से अगर एक चीज देखते हैं तो एक पैटर्न हमें नजर आएगा। अब ये हम देखते हैं, ये हमारा 8 है, ये 6 है, ये 4 है एंड 6 है। ओके जी, सिमिलरली इस तरह से, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, और ये हमारा है 13 है, ये हमारा 4 है, ये 8 है। तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके जी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या आना चाहिए। अगर हम एक चीज देखें, देखो 8 6 4 6, तो अगर 8 में से हमने 6 कैंसिल आउट कर दिया, माइनस कर दिया यानी कि। ओके, और हमने क्या करा, +4 कर दिया, तो कितना आना चाहिए। अब देखते हैं कि 8 में से 6 आएगा तो 2 + 4 = 6 आ गया। ये हमारा 6 हो गया। अब दूसरे को चेक करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं। हमारे क्या 10 - 5, ओके, +6। अब देखते हैं कितना आना चाहिए। 10 में से 5 जाएगा तो 5 + 6 = कितना हो गया हमारा 11 हो गया जी। इसका मतलब ये हमारा 11 है, यानी कि ये पैटर्न हमारा सही है। अब इसको भी चेक करके देख लेना, 15 - 7 + 8। अब इसको जब देखेंगे तो 15 में से 7 गया तो हमारा 8, ओके जी, +8 = हमारा 16। तो ये हमारा 16 ही आ गया। तो अब इसका क्या पैटर्न होगा, इसका भी पैटर्न होगा 13 - 4 + 8। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, सॉरी, +8 = हमारा कितना हो गया 17। ये आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था।
रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस क्या है कि उसमें हमें थोड़ा ट्रिक भी लगानी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा हमें अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी ट्रिक देख लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर आर 24 इक्वल स्पेस्ड पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। कह रहा है कोई सर्किल है, ठीक है ना, उस सर्किल में क्या है, हमारी सर्किल आगे बन गया, उस सर्किल में क्या है 24 इक्वली स्पेस पॉइंट है, यानी कि क्या है कि पॉइंट है इसके अंदर सर्किल में, सर्कमफ्रेंस में, हमारी ये सर्कमफ्रेंस हो गया सर्किल का 1 2 3, क्या ऐसे क्या है इसके 4 5 6, सिमिलरली क्या है कि 24 इक्वल, यानी उनका स्पेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो क्या है पॉइंट है, 24 इक्वल पॉइंट है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स एज द वर्टेक्स। इसमें क्या रखा है कि तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है कि इसकी तीनों साइड जो हमारी क्या होती है, इक्वल होनी चाहिए। ओके, ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ से कोई भी अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, सपोज हमने ये बनाया, ये ठीक, अगर हम देखेंगे तो कितने पॉइंट यूज हो रहे हैं हमारे, 1 2 3। अगर इसी तरह से अगर इस तरह से भी बनाते हैं ट्राइंगल एक, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, यानी कि हमारे एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट यूज हो रहे हैं। तो अब ऐसे कितने पॉइंट हैं, 24 पॉइंट हैं, और कितने पॉइंट यूज हो रहे हैं एक ट्राइंगल में, 3। तो जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 8। तो सर्किल में ऐसे ही कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, हमारे जो बनेंगे 8 हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि हमारी इसकी क्या है कि तीनों आर्म्स जो होती है हमारी, तीनों साइड उसकी बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या है, इसमें कहा है कंसिडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। एक सीक्वेंस दे रखा है, देखो 4 12 95 11 96 29 1 96 26 2 96। अगर हम इसको गौर से देखें और पूछा क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, कि आगे की कौन सी सीरीज में होगी, कौन सी नेक्स्ट टर्म होगी। तो अगर हम एक चीज देखें तो देखो ये क्या है, ये हमारी एक हमें डेट मालूम पड़ रही है, 4 12 95, यानी क्या एक तरह से हमारी डेट क्या है, 4 तारीख है, दिसंबर का महीना है, और ईयर कौन सा हमारा 95 ईयर है। ओके, ऐसे हम देखेंगे आगे क्या दिया इसने, 1 1 96, यानी कि जनवरी की ये 1 तारीख है। उसके बाद में 29 1 96। अगर हम एक गौर से देखें तो ये दिसंबर का महीना होता है, 12 दिसंबर का महीना होता है, कितने दिन होते हैं दिसंबर में, 31। ओके, अब इसने क्या कितनी तारीख दे रखी है, इसने 4 तारीख दे रखी है, और 1 तारीख इसमें देखेंगे। तो अगर इसका हम डिफरेंस देखते हैं, इस वाली डेट का और इस वाली डेट का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे देखो कितना हो गया, 31 + 1 इजिकल टू कितना हो गया 32। ओके, उसमें हमारी क्या है 4, -4 कर दो, 28, यानी कि इसका और इसके बीच में जो डे का जो डिफरेंस है 28 डे का डिफरेंस है। ओके, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये क्या है, 1 जनवरी है और ये 29 जनवरी है, तो इनके बीच में भी डिफरेंस बात करेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 28 डेज का हमारा क्या है डिफरेंस है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है 26 फेब, तो अगर 29 1 96 और आगे के जो डेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 26 फेब 96। तो अगर देखो हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमारी ये कहते हैं 31 दिन की होती है जनवरी, और देखो 26 ये थे, तो इसमें कितने दिन लिए हमारे 2 डेज लिए, यानी कि 2 दिन लिए, तो 2 + 26 = 28, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है 28 दिन का। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद में देखेंगे देखो, यानी कि मार्च आना चाहिए 396, तो देखो 396 तो सब में कॉमन है। अब आगे कितना आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा। तो एक चीज हम ये देखते हैं कि देखो ये 96 का मतलब है कि 1996 की बात कर रहा होगा, इसका मतलब ये क्या क्या रखा है कि हमारा कोई भी हो, यानी कि अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या है पीछे के डिजिट में देखो 96 में हम क्या है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। इसका मतलब क्या है कि ये एक लीप ईयर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी डेट आनी चाहिए,
यानी कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फैब कितनी की होती है? लीप ईयर में 29 डेज की हमारी फैब होती है। ओके, तो हम ये कहेंगे 26 होता, 27, 28 और 29, यानी कि 3 दिन तो ये। ओके, प्लस अब इसमें कितने दिन होने चाहिए? 25 दिन ये, तो 3 और 25, 3 दिन ये थे हमारे, और उसके बाद में हमारे 28 दिन बनाने के लिए कितने करेंगे? 25 दिन ये करेंगे भाई, ठीक है ना। यानी कि 3 + 25 बराबर कितना जाएंगे? 28 हो गया हमारा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितना डेट होगी? 25, यानी कि 25 मार्च होगी। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट। बहुत इजी था, हमें क्या बस थोड़ा देख लेना है कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें इसने एक डेट दे रखी है। ओके, यानी कि अब हम डेट को देखेंगे, डेट से हमने कंपेरिजन कर लिया। अब उसको डेट देखने के बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें लीप ईयर दे रखा है। ठीक, हमें ये देख लेना है कि लीप ईयर है नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं होता तो इसका आंसर कितना होता? अगर लीप ईयर नहीं दे रखा होता, अगर 96 की जगह अगर ये 90 यहाँ पे 4 होता और 90 यहाँ पे 5 होता, तो हम इसका आंसर हमारा कितना हो जाता? सी होता। क्यों? वो एक लीप ईयर नहीं होता, तो उसमें हमारे क्या है कि 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन ये एक लीप ईयर है, इसलिए इसका आंसर होगा बी इज आंसर करेक्ट। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि बहुत ही हमारे फ्री के क्वेश्चन मान लीजिए। इस तरह के हमें उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या कर लेना है कि वहाँ पे हमें एक रफ शीट मिलती है। रफ शीट पे हम क्या करें कि इस तरह से ABCDEFG इस तरह से हम क्या करें, हम उस पर लिख लें, और ए के आगे 1, बी के आगे 2, सी के आगे 3, डी के आगे 4, ई 5, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम लिखते जाएं। क्या है, हम इस तरह से इसको एक सीरीज में बनाते हैं। तो देखो हमारे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आएगा कि 26 तक। ऐसे इसमें क्या है, इसका जस्ट उल्टा भी लिख लें। इसका उल्टा क्या होता है? 26, 25, 24, 23। इस तरह से हम क्या है कि एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि वहां पे थोड़ा प्रेशर होता है, तो एग्जाम सेंटर पे हम जैसे हमें रफ शीट मिले, हम सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए कि हम ABCD को लिख लें और उसके बाद में उस पर नंबरिंग कर दें। ओके, उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है? इफ LXJXVC इज द कोड ऑफ मुंबई। क्या है? मुंबई के लिए कोड दे रखा है ये MUMBAI। ओके, अगर हम देखेंगे क्या लिख रखा है? L है, S है, J है हमारा, B के लिए क्या लिखा है? X, A के लिए क्या लिखा है? V, और I के लिए लिखा है C। अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पे ये पूरी सीरीज लिखी होती तो हम देखेंगे तो M से पहले क्या होता है? हमारा L आता है। ठीक, तो हम कहेंगे -1। ओके, अगर हम देखेंगे U से पहले हमारे क्या आता है? तो U से 2 नंबर पहले, यानी कि हमारा हम कहेंगे कि हमारा S आता है। ऐसे ही M से 3 नंबर पहले हमारा कितना आएगा? J आएगा। ऐसे ही B से अगर हम क्या कहेंगे, तो ABC, उसके बाद में अगर इसके ऊपर की बात करें, अगर इनको रिपीट करेंगे तो देखो A है, A के बाद क्या हो जाएगा? हमारा Z हो जाएगा, हमारा Y हो जाएगा, हमारा X हो जाएगा, हमारा W हो जाएगा। इसी तरह से हमारा चलता जाएगा। तो ये एक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं 26, 25, इस तरह से हम अगर देखते जाएंगे ये सीरीज भी बनती जाएगी। तो B के से हम कहेंगे कि B से पहले तो 4 नंबर पहले हमारा क्या आएगा? X आएगा। ऐसे ही हमारे ये -5 लिख देंगे, क्योंकि इससे नंबर पहले आ रहा है। अब देखो जैसे I आएगा तो I से पहले 6 नंबर पहले 6 आएगा। अब देखो जैसे देखते हैं C है, तो CDEFGH और I। उसके बाद अब देखो 6 नंबर पहले की बात करें तो 1 2 3 4 5, देखो आगे 6 नंबर पहले। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक हमें कोड मिल गया। ओके जी, इससे हमने ये हमारा बन गया। अब ये बात कर रहा है कि अगर हमारा दिल्ली के लिए हमारा कोड क्या होगा? DELHI। तो बस सिमिलरली है कि हम इससे पहले इनकी -1 कर दें, यहाँ पे -2 कर दें, यहाँ पे -3 कर दें, -4 कर दें। इस माइनस का मतलब ये नहीं है, माइनस का मतलब ये है कि उससे पहले जो नंबर आए यहाँ पे 5 कर दें। तो देखो D से -1 का मतलब कि D से पहले क्या आता है? C आता है। ओके, अब E से 2 नंबर पहले क्या आता है? तो देखो अगर हमारे E है, E से 2 नंबर पहले क्या आएगा? तब भी C आएगा। L से 3 नंबर पहले क्या आता है? तो हमेशा याद रख लेना, जब आप सीरीज बना लोगे तो L से 3 नंबर पहले फिर आएगा जो हमारा वो आएगा हमारा I। ऐसे ही हमारा S से 4 नंबर पहले फिर क्या आएगा? D आएगा, और I से 5 नंबर पहले हमारा
डी आएगा। इसको क्या है कि हमें एक सीरीज में लिख लेना है और उसके बाद फिर इसको हम इससे मैच कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो मैच करते हैं, CCIDD, देखो हमारा CCIDD यानी कि हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत ईजी होता है। समझ लो कि ये एग्जाम में हमें इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं है, बस एक सीरीज बना के देख लेना और इस सीरीज में जैसे बन जाएगा एक हमारा कोड आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं। क्या है कि इसमें एक नंबरिंग दे रखा है, जैसे कि अब इसमें क्या दे रखा है, पहले इफ रोमन इज रिटन एज 1 2 3 4 5, यानी कि रोमन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंड दिनेश एज, अब दिनेश को किस तरह से लिख सकते हैं, 6 7 5 8 4 9। देन अब ये क्या रखा है कि हम इससे हमाम विल बी रिटन, हम अब हमाम कैसे लिखेंगे, रिटन एज, देखो आर हो गया, ए हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। आर की जगह हमारा 1 आ गया, ए की जगह हमारा 2 आ गया, एम की जगह हमारा 3 आ गया, ओ की जगह हमारा 4 एंड एन की जगह हमारा 5। ओके, इसी तरह से हमारे क्या आ जाएगा, अब देखो दिनेश। ओके, तो डी की जगह हमारा 6, आई की जगह हमारा 7, एन की जगह हमारा 5, ई की जगह हमारा 8, एस की जगह हमारा 4 एंड एच की जगह हमारा 9। तो हमें क्या लिखना है, एच ए एम ए एम, तो को एच देखेंगे तो कोई ये हो गया हमारा एच, एच की जगह हम क्या लिखेंगे 9। ए देखो हमारा ये गया, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2। एम तो एम देखो ये गया हमारा, एम की जगह हम क्या लिखेंगे 3, फिर ए 2 आएगा, फिर हमारा एम 3। तो ये देखो ये हमारा इसका कोड आ गया, देख लें 9 2 3 2 3, 9 2 2 ये नहीं होगा हमारा, 9 2 3 2 3, यहाँ देखो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या है बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमारी एग्जाम में कोई भी हमारी कोडिंग आ जाए तो उसकी जगह हम इसको यूज कर लेंगे, बहुत ही इजी हमारा बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no 2 of them has the same color। ये रखा है यहाँ पे 6 कलर हैं, 6 हम पे क्या है कलर है, और इस कलर को हमें क्या करना है कि एक हमारा ब्लॉक दे रखा है, वुडन ब्लॉक है, इन वुडन ब्लॉक में हमें क्या है कलर करना है, ठीक है ना, कलर पेंट करना है। उसमें हमें कलर को इस तरह से करना है कि कोई दो कलर जो है ना वो सेम ना रहे, यानी कि आसपास ना रहे, कि सपोज अगर मैंने इस पे ग्रीन करा है तो यहाँ पे ये कलर ग्रीन नहीं रहे, इसका मतलब ये है। ठीक, फिर क्या कह रहा है इस पे, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी विनर स्टैंड बी पेंटेड। अब ये कह रखा है कि भाई हमें इसको डिफरेंट वे हमें बताने हैं। ठीक है जी, अब एक चीज याद रख लीजिएगा हमेशा कि अब देखो कंडीशन देखते हैं, अगर हमारे इस पे मैंने पेंट करा है 6 कलर, ठीक है 6 कलर थे, तो मैं इसको 6 में से कोई सा भी कलर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे 6 कलर है अवेलेबल है, तो 6 में से कोई सा भी कर सकता हूँ, मेरे पे एक कंडीशन है। ठीक, उसके बाद में इसने कहा है जब मैंने इस पे सपोर्टेड इस पे मैंने अगर रेड कर दिया, ये मैंने रेड कलर कर दिया, अगर मेरे पे 6 कलर में से कलर रेड है तो देखो रेड में ना ही इस पे करूंगा ना ही इस पे करूंगा, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे इसको कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं, इसको करूंगा फिर मैं 5 कलर से कर सकता हूँ, 5 में से कोई एक चूज करूंगा, लेकिन मेरे पे कितने 5 कलर है। ठीक, 5 कलर में से कोई एक ही कलर चूज करूंगा, तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 5 कलर बचेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको पेंट करूंगा, उसके बाद में एक कलर मैंने ये चूज कर लिया, एक कलर ये चूज कर लिया, तो यहाँ पे कितने कलर बचेंगे, मेरे पास कितने कलर बचे, मेरे पास बचे 4 कलर, 4 कलर में से कोई एक कलर इस पे मैं करूंगा। ठीक, अब देख रहे तो कितने डिफरेंट वे हो गए, तो देखो टोटल डिफरेंट वे देख लेते हैं कितने हो जाते हैं। तो हमेशा याद रख लेना हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो भी कोई 3 कलर जो हमारे पास थे उनका हम क्या करें कि कितने तरीके से हम कर सकते हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 कलर थे हमें 6, बाकी बाद में कितने बचे हम पे, एक कर दिया था तो 5 कलर बचे थे, 5 मल्टीप्लाई फिर कितने बचे हम पे कि 2 कलर हम यूज कर सकते थे, 4 कलर बचे थे, तो इतने हम पे डिफरेंट वे आ जाएंगे, यानी कि इतने हम पे तरीके आ जाएंगे इस वुडन ब्लॉक को पेंट करने के लिए। तो 6 × 5 30 और 30 × 4 120, यानी कि कितने हैं कि 120 तरीके हैं हमें को पेंट करने के लिए। ओके, इजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द
फिगर गिवन बिलो। एक हमारे क्या है, ये फिगर दे रखी है और उसमें क्या पूछ रखा है कि ये हमारी फिगर है, इस फिगर में इस वाले एरिया में, इस वाली जगह पर इस ऑप्शन में से कौन सी हमारी क्या है फिगर आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो ये डिफरेंट अलग अलग शेप दे रखी हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो देखो 3 शेप तो इस तरीके से दे रखी है। अगर आप देखोगे इसको, देखो एक शेप ये हो गई, ठीक है जी। इसको हम ए मान लेते हैं और इस तरह से था, इसको हम 1 मान लेते हैं। इस वाले का देखो, अगर ये देखो, ठीक। अब इस तरह से सिमिलरली हमारे क्या ये बॉक्स है, इसमें हमने इसको पी मान लिया और इसके इस वाले शेप को हमने 2 मान लिया, तो देखो हमारी ये हो जाएगी। यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको सपोर्टेड में A1 कह दिया मैंने, यानी कि ये मेरा क्या गया A1। अब ये मैंने B माना है और ये मेरी 2 है, तो इसको मैं कह दूंगा B2। और देखो एक शेप देखो ये गई हमारी, ठीक। इसको मैं C मान लेता हूं और इसकी ये सारे एक तरह से इसको मैं 3 मान लेता हूं, तो मेरी ये क्या हो जाएगी, ये C3 हो गई। ओके, अब मैं अगर इस वाली शेप की बात करूं तो देखो ये क्या है, ये मैंने B माना था और इसके नीचे कितनी है 1 2 3 इस तरह से, तो इसको मैंने 3 माना था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं B3। अब इस वाले को देखो तो ये मेरा क्या है, ये C है और ये वाला क्या है मेरा 1 है, C1। अब इस वाले को क्या माना था, इसको मैंने A माना था और नीचे वाले 1 2 3 है, यानी कि 1 2 3 का मतलब क्या है कि ये 2 है, A2। अब इस वाले को देखेंगे तो देखो ये क्या C है और ये 1 2 3 है, यानी कि ये वाली शेप कौन सी थी 2 थी, C2। इस वाले को अगर देखेंगे तो ये क्या मेरी A है और ये कितनी है 1 2 3 3। अब एक चीज देखेंगे तो ये क्या हमारा, ये मेरा क्या है, ये A1 है, ये B2 है, ये C3 है, ठीक। एक सीरीज अगर दूसरी देखेंगे तो B3 C1 A2 और तीसरी सीरीज अगर देखेंगे तो देखो C2 A3, तो यहाँ पे क्या आएगा B1 आना चाहिए। B का मतलब क्या है, देखो एक तो ये वाली शेप, B का मतलब क्या है कि एक तो ये आएगा, ठीक। और 1 का मतलब क्या था यहाँ पर, ये था, यानी कि इस तरह से। तो ऑप्शन में चूज अगर हम करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखो अगर हम इसको मिलाएंगे, देखो हमारा क्या है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ये वाली शेप बिल्कुल इस वाली शेप से मिल रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें क्या है, एक तरह से हमारा फिगर दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें फिगर से हमें बताना है कि हमारे अगली पोजीशन क्या होगी। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। देखो फिगर 1 2 3 4 5 6 में एक फिगर में हमारे एक तरह से 6 जो है ब्लॉक दे रखे हैं। इन द फिगर 1 to 6 above the some part are so to change their position, ठीक है। ये फिगर थी, उनकी क्या पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो जा रही है, ठीक। तो ये ट्राइंगल पहले इधर था और देखो अभी ट्राइंगल इधर हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल इधर था, तो देखो रेक्टेंगल इधर हो गया। अगर हम इसको एक तरह से देखते हैं हम इसमें, तो देखो हमारा क्या है, रेक्टेंगल क्या है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में है, और हमारा जो हमारा ट्राइंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। यानी कि पहले यहाँ पे था, देखो इस वाले ब्लॉक में ये इधर आ गया, ठीक, इस वाले ब्लॉक में। उसके बाद में फिर ये क्लॉकवाइज चला गया, एंटी क्लॉकवाइज चला गया, इधर आ गया। उसके बाद में ट्राइंगल ने क्या करा, इधर आ गया, इधर आ गया। उसके बाद में अगर जो हमारा रेक्टेंगल जो अगली पोजीशन में होगा तो वो इधर होगा और इधर हमारा रेक्टेंगल होगा, इधर हमारा ट्राइंगल होगा, तो देखो ये गया रेक्टेंगल और ट्राइंगल। और इससे अगली कंडीशन में क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल होगा, तो देखो जी ट्राइंगल और रेक्टेंगल हमारे एक ही कंडीशन में है। उसके बाद में फिर क्या करेगा, अब हमारा तो ट्राइंगल का होना चाहिए इस वाले में, तो यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा होना चाहिए ट्राइंगल, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रेक्टेंगल। देखो ये वाली फिगर देख लें कि अगर इस तरह से कोई ये फिगर है, ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल आएगा। अब इससे मिला लो कौन सी फिगर है, तो देखो ये वाली फिगर नहीं है हमारी, ये वाली फिगर, हाँ देखो ये वाला बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ये वाली फिगर देखोगे ये भी नहीं, और ये वाली फिगर देखोगे ये भी नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये चीज मालूम चाहिए कि एक चीज हमारी क्या है, एक चीज हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। रेक्टेंगल जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ट्राइंगल जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ लो कि एक तरह से फ्री के ही नंबर होते हैं इस तरह से क्वेश्चन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ
x माइनस वाई इक्वल टू 8, देखो इसने एक इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 8 है हमारा। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन बता रहा है कि कौन सी सही है। ये कह रहा है बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी कि x और y की वैल्यू क्या है हमेशा पॉजिटिव होगी। अब वो वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, क्या ये उस कंडीशन पे फिट होगा, देखते हैं। अब मान लेते हैं इफ x बराबर मैंने 2 मान लिया, ठीक, और y बराबर मैंने 6 मान लिया, उस कंडीशन में देखेंगे 2 माइनस 6 इजिकल टू, ये तो -4 हो गया। चलो जी, अगर मैंने x इजिकल टू 10 मान लिया, y इक्वल टू मैंने कितना मान लिया 2 मान लिया, उस कंडीशन में क्या होगा 10 माइनस 2 इजिकल टू 8। तो अगर देखेंगे यानी कि ये वाली पॉजिटिव वैल्यू पर, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, इस वाली जब ये हमारी जो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि सही है। बट ये भी तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इस कंडीशन में क्या है हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट एक तरह से गलत ही है। ओके, हम इसको रॉन्ग मान लेंगे। अब दूसरे पे कंडीशन पे आते हैं, इफ x इज पॉजिटिव, हमारे क्या है x बराबर हमने क्या है पॉजिटिव ले लिया है, एंड y मस्ट बी नेगेटिव, और y जो है ना हमारा मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि y हमारा नेगेटिव ही है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू पे कह रहा है, अब देखते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। अगर हमने x बराबर 2 ले लिया और y बराबर मैंने -6 ले लिया, तो देखो उसमें क्या है, उस वाली कंडीशन में तुम्हारी ये वैल्यू देखते हैं 2 माइनस -6 इजिकल टू कितना हो गया हमारा 2 प्लस 6 बराबर 8, यानी कि उस वाली कंडीशन पे तो ये हमारी क्या है फॉलो कर रही है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या सभी x और y की सभी वैल्यू पे करेगी, तो ये हम ये नहीं कह सकते। सपोज अगर हमने x की वैल्यू क्या है, कोई अगर दो वैल्यू है, x की वैल्यू अगर हमने कोई भी ले लो, और x वैल्यू हमने अगर 10 ले ली और y की वैल्यू मैंने -6 ले ली, ठीक, तो वहां यहाँ पे ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो ये वाली कंडीशन भी मेरी रॉन्ग है। इफ n इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव। अब ये कह रहा है n नेगेटिव, अगर मैंने n कोई भी वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, अगर मैं सपोज x बराबर मैंने क्या ले लिया, x बराबर मैंने -2 ले लिया, ठीक, और मैंने y बराबर एक तरह से 10 ले लिया। अच्छा जी, चलो ये देखते हैं, तो -2 माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरा -2 और -10 इजिकल टू -12 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो क्या पूछा है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिविंग बिलो, तो इनमें से कौन सा आंसर है। तो अगर देखो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, तो ओनली 1 ओनली 2 बोथ ए एंड 1 एंड 2 नाइदर, तो इसका आंसर जो होगा हमारा नाइदर 1 नॉट 2 और नॉट 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, डी इज करेक्ट आंसर। वैसे ये हमारे क्वेश्चन है, ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हम इसको रीजनिंग में भी बता दिया है। ओके, तो बस हमें क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन। एक लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी है या तो हमारे 18 एडल्ट बैठ जाए उसमें, या फिर हमारे 30 चिल्ड्रन बैठ जाए, यानी कि 18 एडल्ट जो किसके बराबर है 30 चिल्ड्रन के बराबर, ये समझ लीजिए लिफ्ट के लिए। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट। अगर लिफ्ट के अंदर हमारे कितने हैं 12 एडल्ट हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर और कितने बच्चे आ जाएंगे कि वो हमारी कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हो जाए, यानी कि उसकी कैपेसिटी उसको ले जाए लिफ्ट को ऊपर नीचे। तो अब इसमें एक चीज देखते हैं हम कि देखो हमारे 18 एडल्ट थे, वो किसके बराबर है 30 चिल्ड्रन के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एक एडल्ट किसके बराबर हो जाएगा, मेरा एक एडल्ट बराबर हो जाएगा 30/18 चिल्ड्रन के बराबर। ओके, अब लिफ्ट के अंदर कितने एडल्ट बैठ गए हैं, लिफ्ट के अंदर 12 एडल्ट हैं, तो इसका मतलब ये कि अब कितने चिल्ड्रन चाहिए, यानी कि अब अगर टोटल हमारे 18 एडल्ट थे, 18 में से 12 तो उसमें बढ़ गए, तो इतने समय 6 एडल्ट बचे थे, 6 एडल्ट किसके बराबर होंगे, तो ये 30 इंटू 6/18, इससे ये 3 टाइम्स और इससे ये 10 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या है कि 12 के लिए मुझे कितने चाहिए थे 6 एडल्ट और चाहिए थे, और 6 एडल्ट किसके बराबर हैं, वो 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 चिल्ड्रन और बैठ जाए तो उसकी कैपेसिटी जो है उसकी पूरी हो जाएगी, यानी कि ओके। तो इसका आंसर कितना होगा बी 10 चिल्ड्रन।
बहुत ईजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोटेटेड पोजीशन ऑफ ए सिंगल सॉलिड आर शोन बिलो। इसमें क्या है कि चार, देखो क्या है हमारी पोजीशन दे रखी है, एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। चार क्यूब में हमारी क्या है कि अलग अलग पोजीशन दे रखी है कि इस वाले फेस में हमारा एक डॉट है, इस वाले फेस में हमारा दो डॉट है, इस वाले फेस में हमारी एक लाइन है। इसी तरह से अलग अलग है, इसमें 3 डॉट है, इसमें 4 डॉट है और इसमें क्रॉस है, ठीक है। इस तरह का द वेरियस फेस ऑफ द सॉलिड आर मार्क विद द डिफरेंट सिंबल, ठीक है। अलग अलग ये डिफरेंट सिंबल के ये मार्क कर रखे हैं, लाइक डॉट, क्रॉस एंड लाइन। आंसर द 3 आइटम दैट फॉलो द गिवन फिगर। अब क्या है कि मैं आंसर बताने हैं, तो अब देखो कि हमारा इसमें इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग ए सिंगल डॉट। ये कर रखा है सिंगल डॉट के अपोजिट कौन सा हमारा सिंबल होगा। इनके बाद देखो ये सिंगल डॉट देखो इसका ये है। अब एक ये चीज याद रखना, अगर हम इन दोनों फिगर का कंपेरिजन करें, देखो यहाँ पे सिंगल डॉट है, यहाँ पे डबल डॉट है, यहाँ पे एक लाइन है। अगर हमारा देखो इसमें क्या है कि फिगर 1 में हमारी ये लाइन है, ठीक, और इस लाइन के क्या है, इन्होंने आगे ऊपर ये वाली लाइन है, इस तरह का है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो पॉइंट है हमारे इस वाली फिगर में, यानी कि एक तरह से ये लाइन थी, उसके जस्ट सामने ये वाली लाइन है। अगर इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या है, दो लाइन हमारी इस तरह से, एक पॉइंट ये गया, एक पॉइंट ये गया, उसके सामने हमारी इस तरह से लाइन है, इसके सामने इस तरह से लाइन है। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि ये हमारी एडजेसेंट साइड होती हैं, एडजेसेंट साइड जो होती है हमारी ये वाली, तो अगर दो बिल्कुल सेम आ रही हैं और अगर एक पॉइंट दे रखा है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला उसकी एक साइड वाली को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यह है कि सिंगल पॉइंट जो होगा हमारा, सिंगल पॉइंट जो होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला जो होगा हमारे 3 पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें कितने डॉट होंगे, इसमें हमारे 3 डॉट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग द क्रॉस। अब लिख रहा है क्रॉस के अपोजिट में कौन सा साइन होगा, कौन सा हमारा सिंबल होगा। अब देखो क्रॉस इसमें ये आ रहा है बस ऑलरेडी इस वाले में, तो इसके अपोजिट में कौन सा होगा। अब इस वाले में देखो क्या है, इसमें एक सिंगल डॉट है, डबल डॉट है, ये हमारी दो एडजेसेंट साइड है। अब देखो सिंगल डॉट और डबल डॉट किस में आ रहा है, देखो इस वाले में आ रहा है कि सिंगल डॉट और डबल डॉट वो भी एडजेसेंट साइड पर। तो एक कंडीशन होती है बॉक्स की, इस वाले क्वेश्चन की, कि अगर दो एडजेसेंट हमारी क्या है साइड जो है, अगर दो एडजेसेंट सिंबल है सेम है दो बॉक्स के, तो उसका जो थर्ड जो हमारा सिंबल होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम ये कहेंगे क्रॉस के अपोजिट क्या होंगे, क्रॉस के अपोजिट ये लाइन होगी। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, सिंगल डॉट बिल्कुल नहीं होगा ये वाला आंसर, डबल डॉट ये भी नहीं होगा, 4 डॉट ये भी नहीं होगा, कौन सा इसका आंसर होगा, एक लाइन होगी। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट। ये क्या है, 2 डॉट के अपोजिट हमारा कौन सा सिंबल होगा। तो देखो इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि सिंगल डॉट के अपोजिट में, यानी कि हम ये कहते हैं सिंगल डॉट है हमारा, उसके अपोजिट में कौन सा हमारा आया था, हमारे देखो सिंगल डॉट के अपोजिट में हमारे ये 3 डॉट निकले थे इन दोनों से लेकर। क्यों, क्योंकि इसके जब दो एडजेसेंट साइड थी, ये हमारी सेम है दो एडजेसेंट साइड, तो उसके अपोजिट में ये वाला था हमने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि जो क्रॉस है उसका जो अपोजिट से साइन निकला था, तो देखो ये गया, ये डबल डॉट डबल डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट, तो हमारा क्रॉस जो था वो किसके अपोजिट में निकला था, लाइन के में, तो ये हमारी लाइन आ गई। ठीक, अब एक चीज देखते हैं, अब क्या बचा है इसमें हमारा, ये क्या रखा है कि डबल डॉट। आज डबल डॉट की अगर हम बात करेंगे तो देखो अब बचा ही हमारे क्या है, देखो सिंगल डॉट हमारा यूज हो गया, हमारा सिंगल 3 डॉट यूज हो गई, लाइन यूज हो गई, क्रॉस यूज हो गई, ठीक है ना। अब ये सारे सिंबल यूज हो गए, तो बचा कौन सा सिंबल, एक हमारा सिंबल बचा जिसमें 4 डॉट नहीं है। तो देखो ये एक तरह से इसका आंसर इस तरह से हम कह सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो 4 डॉट आएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब सिंबल ने एक दूसरे को यूज कर लिया है, बस एक यही हमारे सिंबल बचा था जो हमारे बचा रह गया था। उसमें डबल डॉट का पूछा कि जो 2 डॉट जो है उसका अपोजिट साइड क्या होगा, तो 2 डॉट का अपोजिट साइड होगा 4 होगा। बहुत ईजी था, लेकिन ये तब था कि अगर हमें जो तो पहली कंडीशन मालूम हो गई है कि हमें ये भी मालूम है कि सिंगल डॉट के अपोजिट में 3 डॉट है और क्रॉस लाइन के अपोजिट में हमारी एक सिंगल लाइन है। तो इसीलिए जब डबल डॉट है, क्योंकि यही सिंबल बचा था कि डबल डॉट के फिर अपोजिट में क्या होगा, 4 डॉट होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर। लक्ष्मी,
लक्ष्मी का भाई यानी कि ब्रदर, लक्ष्मी की डॉटर और लक्ष्मी का सन, हमने इसको इससे रिप्रेजेंट कर लिया है। ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है। एक गेम ऑफ द डबल्स इज अबाउट टू बिगिन, यानी कि कोई गेम हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, बैडमिंटन प्लेयर है तो गेम होगा, तो 2 प्लेयर इधर रहेंगे और 2 प्लेयर इधर रहेंगे। ओके, अब इसने क्या है कि कुछ कंडीशन दी है। लक्ष्मी ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। लक्ष्मी का जो भाई है यानी कि एल बी, वो क्या है, अक्रॉस, किसके अक्रॉस, डायरेक्टली अक्रॉस है, किसकी, उसकी डॉटर की। तो हमने मान लिया सपोज यहाँ पे एल ले ली, ठीक, यानी कि ये लक्ष्मी का भाई हो गया, लक्ष्मी की डॉटर होगी। ओके, उसने फिर क्या है, हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर। उसका जो बेटा है वो सबसे यानी कि वर्स्ट प्लेयर, यानी कि सबसे खराब प्लेयर है, उसके डायगोनली है। और उसमें एक चीज दे रखी है, सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब एक ही माँ के बच्चे, यानी कि ये क्या है कि अगर वो सपोर्टेड एल एस यहाँ पे होता तो उसकी माँ यहाँ पे होती लक्ष्मी, बट क्या क्या रखा है कि भाई एक तरफ होने चाहिए, कौन, दोनों सिबलिंग, ठीक है ना। एक तरफ होनी चाहिए, इसका मतलब ये क्या है कि हम यहाँ से इसको हटाएंगे और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एल एस उसका सन आ जाएगा और यहाँ पे लक्ष्मी आ जाएगी। ओके, अब अगली कंडीशन क्या है, द बेस्ट प्लेयर। तो अब तक तो देखो लक्ष्मी क्या हमारी वर्स्ट प्लेयर है, ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन में दे रखा है द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड। इसका मतलब क्या है कि ये अगर हमारी वर्स्ट प्लेयर है तो उसका भाई जो होगा क्या होगा, हमारा बेस्ट प्लेयर होगा। ओके, अब पूछ क्या रहा है इसमें, आगे देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्लेयर। अच्छा, बेस्ट प्लेयर के बारे में कह रहा है कि कौन सा होगा। तो लक्ष्मी हमारी वर्स्ट प्लेयर थी, तो हमारा ये बेस्ट प्लेयर क्या होगा, हमारा लक्ष्मी का भाई होगा, यानी कि उसका बेस्ट प्लेयर कौन होगा, लक्ष्मी का भाई होगा, यानी कि उसका ब्रदर। तो लक्ष्मी ब्रदर यानी कि हर ब्रदर इज बेस्ट प्लेयर। ओके, तो इजी था, सिंपल था, कुछ में कुछ टिक लगाने की भी जरूरत नहीं थी। जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को बस हमें रिपीट करते हुए जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स। ओके, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। ये हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के जरिए से ही हमें आगे के 2 क्वेश्चंस को बताना है। ओके, अब इसने क्या रखा है, द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर ए बी सी डी ई एंड एफ इज एज फॉलोज। यानी कि हमारे क्या है कि कोई हमारे ये 6 ऑफिसर हैं, ठीक है जी, और उनके लिए क्या बनना है, ऑफिस बनना है। बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। अब देखो पहले ही बना लेते हैं, देखो हमने एक कॉरिडोर बना लिया, ये हमारा कॉरिडोर है। ओके, उसमें क्या रखा है, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। अब देखो जैसे कि हम एंटर होंगे यहाँ पर, तो उसके राइट में क्या है, किसका ऑफिस है, बी और सी का है। तो देखो यहाँ पे हमारा बी होगा और सी होगा। ओके, 2 ऑफिस तुम्हारे ये हो गए। एज वन एंटर द ऑफिस ब्लॉक एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, और ए का हमारा लेफ्ट में है। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखते जाएंगे, उससे हमारी क्वेश्चन क्या है, सॉल्व होते जाएगा। यानी कि हमारा ए आ गया और बी सी आ गई। अब देखते हो आगे क्या कह रहा है, ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑफिस ऑन द अपोजिट साइड। तो किसने कहा है कि ई और हमारे जो एफ है वो क्या है, अपोजिट साइड में है। ई और एफ क्या हमारे अपोजिट साइड में है। तो देखो अगर हमारे ये लेफ्ट में ई हुआ तो राइट में हमारा एफ होगा। एक कंडीशन में ये भी हो सकती है कि अगर हमारा एफ लेफ्ट में हुआ तो ई राइट में हो जाएगा। बट देयर ऑफिस नॉट फेस ईच अदर, लेकिन इनके जो फेस जो है देखो अपोजिट साइड में है कि एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट है। लेकिन उनका जो फेस जो है अपोजिट में नहीं है, एक दूसरे से के सामने उनके फेस नहीं है। ओके, ईच अदर द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर। इसने एक कंडीशन दे रखा है कि हमारा सी और डी का जो फेस है वो क्या है, एक दूसरे के सामने है, ईच अदर है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि देखो सी तो हमारा राइट में था तो डी हमारा क्या कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि हमारा डी यहाँ पे मिल गया। यानी कि अभी हमें ये मालूम पड़ गया कि ए और डी हमारा लेफ्ट में है और बी और सी हमारा राइट में है, लेकिन हमें ई और एफ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम। आगे देखते हैं क्या क्या रखा है। ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर ऑफिस। ई का जो ऑफिस होगा ना वो कॉर्नर पे नहीं है। देखो इस इन्फॉर्मेशन को हम देख लेंगे कि ई जो है, ई का जो ऑफिस होगा वो
कॉर्नर पर नहीं होगा, ठीक है जी। सॉरी ये पी नहीं एफ है, तो इसमें क्या है, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए बट ऑन द सेम साइड। ए और एफ क्या हमारे सेम साइड पे, तो इसका मतलब समझो कि हमारा ये ए है तो यहाँ पे एफ होगा। जब देखो हमारा एफ यहाँ पर है तो ऑब्वियसली ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि हमारा एफ जो है उसके तुरंत नीचे हमारा क्या है, ए का ऑफिस है। अब देखो ये हमारा कॉरिडोर था इधर, अब ये देख लो हमें लेफ्ट और राइट की मालूम पड़ गया। हम इसमें ब्लॉक बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। 3 ऑफिस इधर बनेंगे, 3 ऑफिस इधर बनेंगे, ओके। ऐसे ही हमारे 3 ऑफिस इधर बन जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं। कंडीशन क्या दे रखा है, एक तो ये कंडीशन रखा है कि ई डज नॉट हैव द कॉर्नर ऑफिस। तो देखो ई का हमारा, ई है हमारा आपका राइट में, और वो क्या है, कॉर्नर ऑफिस में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ई हमारे बीच में होगा, तो देखो हम ये ई यहाँ पे कर दे रहे हैं, यानी कि वो कॉर्नर पे नहीं, ना तो इस कोने में है ना उस कोने में है, यानी कि ना इस कॉर्नर पर ना उस कॉर्नर पर है, यानी कि वो मिडिल में है, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन उसने क्या दे रखा था, उसने दूसरी कंडीशन ये दे रखा है कि देखो मेरे ई जो होगा वो उसका फेस जो होगा वो एफ के जस्ट सामने नहीं होगा, यानी कि फेस उसके क्रॉस लग रहा है, यानी कि सामने एफ नहीं होगा। इसका मतलब समझो कि अब देखो एफ जो होगा, एफ या तो हमारा यहाँ पे होगा या फिर हमारा एफ यहाँ पे होगा, ठीक, उसके जस्ट सामने नहीं होगा। लेकिन उसने एक कंडीशन वो दे रखी थी, क्या कंडीशन दे रखी थी, अब देखो ये देखो दोबारा से इसको देखोगे, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन, यानी कि एफ के तुरंत नीचे क्या है, हमारा ए का ऑफिस है। अब देखो एफ के तुरंत नीचे क्या होगा कि अगर देखो एफ यहाँ पे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये होगा एफ यहाँ पे होगा। तो अगर एफ हमारे यहाँ पे है तो उसके जस्ट नीचे क्या है, फर्दर डाउन क्या है, ए का ऑफिस है। तो अब देखो यहाँ पे बचा क्या, हमारा ए हो गया, एफ हो गया, यानी कि डी बचा, डी हमारे यहाँ पर है, ओके। एक कंडीशन ये थी कि सी और डी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जस्ट उनका फेस सामने, तो यहाँ पे हमारा सी होगा। जब यहाँ पे हमारा सी है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम ये कह देंगे कि यहाँ पे हमारा ई होगा, ओके। ये हमारी कंडीशन आ गई है। अब देखो इस कंडीशन को, यानी कि कौन सी वाली को, इस वाले फिगर को हम फॉलो करेंगे और अपना आराम से क्या है, आंसर दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे इस फिगर को, जो पीछे वाले फिगर को बना ले रहे हैं, ये हमारे 3 ऑफिस है, ठीक है ना। और उसकी कंडीशन देख लें, क्या कंडीशन है, एफ ए डी है हमारे यहाँ पर, एफ ए डी, और क्या है, सॉरी देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा बी होगा, ये ई की जगह बी है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ई सी, बी ई सी। देखो देख लेना यहाँ पे बी था, वो गलती से हमने एफ लिख दिया था। ये हमारा कॉरिडोर है। इसमें क्या पूछा है, इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेस द कॉरिडोर, ये हमारा ई है और उसका फेस कहाँ है, देखो जी कॉरिडोर की तरफ है, ठीक है जी। ये अपने ऑफिस में बैठा है, उसका फेस कॉरिडोर की तरफ है, ओके। हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट, तो उसके लेफ्ट में कौन क्या ऑफिस होगा, तो देखो ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट में सी है, तो हम ये कहेंगे उसके लेफ्ट में कौन होगा, ऑफिस सी होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, उसमें कहा हु इज आर, पी नहीं एफ है एक्चुअल में, गलती से बाई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। इमीडिएटली नाइबर और नाइबर्स, यानी कि क्या है कि एफ के जस्ट बराबर में कौन सा है। तो अगर देखो इसमें देखेंगे तो एफ का है, देखो ये उसका इमीडिएट वाला, इमीडिएट का मतलब होता है कि जस्ट बराबर वाला, जस्ट बराबर नाइबर, यानी कि इसका पड़ोसी कौन सा है, ए है, ओके। और ओनली ये है, बाकी डी जो है, डी पड़ोसी लेकिन इमीडिएटली नहीं है, ए के बाद है। तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर जो होगा हमारा इसका आंसर होगा ओनली ए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। हमें क्या करना है कि बस थोड़े से अपने आप को एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ते जाना है, और जैसे ही पढ़ेंगे सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉलो होती जाएंगी। तो ये ध्यान रख लेना, ये हमारा बी था, ये ई है, ये सी है, ये एफ है, ये ए है और ये डी है, ओके। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ओके।